कॉफी पर कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, स्वागत आपका भी। और हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं कैप्टन रिटायर्ड पुनीत मल्होत्रा जी। कैप्टन साहब बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। पहली बार, दूसरी बात जी, फॉर्मर मर्चेंट नेवी ऑफिसर हैं और दुनिया भर में जो है मर्चेंट जहाज जो है वो उन्होंने घुमाए हैं, दौड़ाए हैं, खतरों से खेले हैं और अब तक तेल, गैस, ईंधन, अनाज सब कुछ दुनिया भर के कोनों को से लेकर के आए हैं। आज सर से हम ये समझेंगे कि संकट जो है वो कहाँ है, कितना है, और इसके अलावा और हम जो अब कह रहे हैं कि हम 41 देशों से तेल लेते हैं, तो वहाँ से तेल आना, उसमें कितना समय लगेगा, जो भी यहाँ पर चोक हुआ है हमारे ऑयल की सप्लाई, उसका हम कहाँ से भरपाई कर सकते हैं, वो आपको डिटेल में आज बताएंगे। मैं भी उनसे काफ़ी बात कर रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारियां सर दे रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर के बाद 7 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के 25 मुख्यमंत्रियों के साथ ऑनलाइन वर्चुअल एक बैठक शुरू होने जा रही है, जो इसी मुद्दे पर है कि राज्यों में तेल, गैस का प्रबंध कैसे किया जाए। सरकार बार बार लगातार कह रही है कि देश में तेल गैस की किल्लत नहीं है, अफवाहें फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, पेट्रोल पंपों पर लाइनें न लगाएं, गैस एजेंसियों के बाहर न खड़े हों, जो कुछ जैसा पहले चल रहा था वैसे ही चलने दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम पैनिक करेंगे, पैनिक में बाय करेंगे, अपनी जरूरत से ज्यादा चीज अपने पास रखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो तेल हो या गैस, तो फिर संकट बढ़ेगा। जो है नहीं वो संकट हम क्रिएट ना करें, ये सरकार बार बार अपील लोगों से कर रही है। आप प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे, अगर वो कहते हैं देश से, तो वो भी हम आपको भी सुनाएंगे, वरना उनकी बैठक ये जो है सीधे मुख्यमंत्रियों के साथ होने जा रही है। एक बार हम देवेंद्र से पहले जान लेते हैं इसमें क्या कुछ बातें होंगी, क्या एजेंडा रखा गया है इसका। समय सौरभ सबसे पहले बता दें, तकरीबन 1 घंटे का ये समय होगा। ठीक 6:30 बजे बैठक शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत, और 1 घंटे का लगभग समय रखा गया है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री पहले अपने यहाँ की स्थिति के बारे में बताएंगे, उनके अपने संबंधित राज्य में की क्या स्थिति है, और दूसरी चीज़ की फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उन पर अपनी तरफ से जो बात कहेंगे। उसमें फोकस ये रहेगा कि सबसे पहले और बड़ी चिंता ये है कि एक तो अफवाह ना फैले और दूसरा कालाबाजारी ना हो। वो राज्यों से अपेक्षा है केंद्र सरकार की कि उसमें आपके जितने इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको बहुत ज़्यादा सक्रियता के साथ उन पर आप कार्रवाई करें। कार्रवाई हो भी रही है, ठीक है। तो आज की बैठक में भी उस बात पर जोर रहेगा। दूसरा, अफवाह ना फैले, जैसे लॉकडाउन या इस तरह की एकदम बेसिर पैर की बात जो फैल रही है, तो उसका असर पड़ता है सौरभ कई रूप में, कि बाकी चीज़ों में आप पैनिक परचेज करने लगते हैं, या ये चिंता हो जा रही है कि पेट्रोल डीजल खत्म ना हो जाए, जबकि 2-2.5 महीने हमें कोई दिक्कत ही ऐसे भी नहीं होनी। तो उस कंडीशन में फिर उसका असर पड़ता है। तो उन सारी चिंताओं को लेके पीएम मोदी का ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत राज्यों के मुख्यमंत्री, जो नॉर्मल आपूर्ति होती थी युद्ध से पहले तेल की, गैस की, सभी राज्यों को वैसी हो रही है। सिर्फ कॉमर्शियल को अगर कॉमर्शियल में आप, तो बाकी सब वैसी की बात कर रहा हूं। हाँ, बाकी सारी चीजें लगभग वैसी की वैसी है, ठीक है। और आगे भी कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। मतलब कम से कम अगर रिजर्व के हिसाब से अगर आप देख लें, या हमारे पूरी दुनिया में कहीं भी कोई जहाज, आज का जो रिपोर्ट है उसमें कहीं भी कोई भी जहाज फंसा नहीं है, स्टक नहीं है कहीं भी। अच्छा, मतलब वो जो पैसे, जो रूट है, वो सारी चीज़ें अपने अपने तरीके से आ रही हैं। तो सरकार ठीक है कि इसमें युद्ध जिस प्रकार से खींच रहा है, लंबा खींच रहा है, आगे पता नहीं किस रूप में जाएगा, लेकिन अभी तक की जो स्थिति नजर आ रही है उसमें वेल इन कमांड नजर, ठीक है। और बाकी सरकार भी कल से अपील कर रही है लगातार, इस लॉकडाउन शब्द में ना फंसे। आज भी वित्त मंत्री ने इस बात को दोहराया पार्लियामेंट में कि कोई लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा। पहली बात, ये बार बार सरकार के आज कई मंत्रियों ने इस बात को कहा, सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी कहा सरकार की तरफ से कि कोई लॉकडाउन जैसी देश में कोई परिस्थिति ही नहीं है, दूर दूर तक अभी कोई संभावना उसकी नहीं है। तो कोई भी आपसे लॉकडाउन शब्द कहे तो बिल्कुल आप उस पर एतबार ना करें, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे देश के अंदर। हुआ यह है सर आज की सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कट की। एक्साइज ड्यूटी के बाद लोगों को उसमें ये हुआ कि भाई दाम नहीं बढ़ाने के लिए सरकार ने, और ऑयल कंपनियों का नुकसान ना हो, इसलिए सरकार उसको एब्जॉर्ब कर रही है, वो टैक्स में जो कटौती की है। एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है कि अब भारत से जो तेल एक्सपोर्ट होगा
वो तो जो विंडफॉल गेन हो रहा था वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा, तो वहां से कुछ भरपाई होगी। तो मैं देख रहा था आज कांग्रेस पार्टी वगैरह सब लोग ये कह रहे थे भाई इसमें लोगों को क्या राहत मिली, लोगों जो तेल का दाम है वही रहा। अरे ऐसे हालत में तो राहत यही है कि ना बढ़े तेल। हाँ, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। कोई मतलब एक देश हो, भारत की बात हो तो भी है, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ रहे हो। केवल भारत है जहां एक पैसा भी नहीं बढ़ा है। जो कमर्शियल गैस में जो बढ़ा है उसको छोड़ दे, शुरुआत में बढ़ गया हाँ, था, वो भी बहुत नॉमिनल है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक इस प्रवृत्ति के होते हैं कि कोई संकट आया है तो सारे मतभेद भुला देते हैं, मिलकर संकट का सामना करते हैं, फिर आपस में निपट लेंगे। दूसरी तरह के लोग होते हैं कि संकट आया है, इसी समय निपट लो, इसी समय स्कोर सेटल कर लो। तो इस तरह की प्रवृत्ति वाले जो हैं उनको इस बात में फायदा नजर आता है कि अफवाह फैलाओ। आज अखिलेश यादव को बोलते हुए मैं सुन रहा था, उनका चेहरा देख रहा था, खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी कि अगर संकट आ जाएगा तो बहुत इससे अच्छा अवसर कोई हो ही नहीं सकता है। और ये बहुत से नेताओं और लोगों के चेहरे पर ये दिखाई दे रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से अराजकता फैले। आप सोचिए, अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो आपसे बहुत पहले से कह रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं, लकड़ी कंडे का इंतजाम कर लीजिए, घर में मिट्टी का चूल्हा लगा लीजिए। तो अखिलेश यादव से पूछना चाहिए कि भाई बैलगाड़ी कब मंगा रहे हो, क्योंकि कार भी नहीं चलेगी और आपका प्राइवेट जेट भी नहीं चलेगा। तो जो है किस पर रख के जो है ले जाएंगे प्राइवेट जेट को, बैलगाड़ी पे ही ले जाना पड़ेगा। मुझे आर.के. लक्ष्मण का एक कार्टून याद आ गया जी। बहुत पहले जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे तब वो बार बार कहते थे 21वीं सदी में ले जाना है देश को। तो लक्ष्मण ने कार्टून बनाया था कि एक जहाज है, उसके कॉकपिट में राजीव गांधी बैठे हैं, बगल में एक आदमी बैठा है और कह रहे हैं 21वीं सदी में जाना है, और वो जहाज जो है ठेले पर रखा हुआ है। तो जो बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं वो एक तरह का डर पैदा कर रहे हैं, आशंका पैदा कर रहे हैं। इसको अफवाह की ही श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि उस स्टेचर का नेता बोल रहा है जो 5 साल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है, इसलिए और गंभीर हो जाती है बात। जी। आप जानते हैं प्रशासन कैसे काम करता है, क्या होता है, क्या समस्याएं आती हैं, उनसे निपटने के लिए क्या किया जाता है। जिस तरह की टिप्पणी उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पे की है, बहुत ही शर्मनाक है। केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत सही बात कही कि अगर आपको दिक्कत है तो आप सरकार को शिकायत कीजिए, हम आपके यहाँ गैस भिजवाएंगे। तो कह रहे हैं जैसे डिलीवरी बॉय होते हैं वैसे डिलीवरी डिप्टी सीएम हो जाना चाहिए इनको। अब बताइए इस तरह की बात कोई गंभीर नेता कैसे बोल सकता है? लेकिन उनको लग रहा है कि जल्दी हो, मतलब बहुत जल्दी में है कि जल्दी स्थिति खराब हो, जल्दी जो है संकट और बढ़े। तो ऐसे लोगों से, लेकिन मेरी शिकायत जो है सरकार से भी है। क्या सर? कि देखिए, ये कहना कि अफवाह फैला रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, ये ऐसा समय है, सामान्य समय नहीं है। सामान्य समय में होर्डिंग होती है, अफवाह फैलाते हैं, आप जो नॉर्मल कानून व्यवस्था की स्थिति है उसके हिसाब से निपटते हैं। एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। कानून में जो सबसे सख्त से सख्त जो है प्रावधान है उसका इस्तेमाल होना चाहिए। वो एनएसए हो सकता है, दूसरा कोई तरीका हो सकता है कि अफवाह फैलाने वाले को 1 साल के लिए कम से कम जेल जाए। सर उसमें भी तो आम आदमी जेल जाएगा, नेता थोड़ी जेल जाएगा। नहीं, अब आप अखिलेश यादव पे, ममता बनर्जी पे तो लगाएंगे नहीं उसको। नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं, अखिलेश यादव ममता बनर्जी पे न लगाएं, लेकिन जो अपने घर में 50 सिलेंडर रखे हुए हैं उस पर क्यों नहीं लगेगा? बात है। जो एजेंसी वाला ये काम कर रहा है, ब्लैक कर रहा है, उस पर क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं लोग लगातार। आप कह रहे हैं कि वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उसकी होनी चाहिए। अच्छा, मीटिंग बस 6:30 तो हो चुके हैं, मुझे लगता है थोड़ी देर में हमें वो फ्रेम दिख जाएगा। अब जैसे आज ऑल हाँ जी, तुरंत वो लाइव नहीं हो रहा है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत हो रहा है। कोई देर बाद पिक्चर वगैरह आ जाएगी, देर में आएगा, थोड़ी देर में आ जाएगी। ठीक है, सर के पास में जाऊं, कैप्टन साहब से उससे पहले आपको बता देता हूं। जैसे बताया, हरदीप पुरी साहब ने आज कोई पोस्ट की है, उन्होंने बताया कि दुनिया भर में जो है दाम जो है 30 से 50% बढ़ गए हैं। साउथ एशिया की कंट्रीज में 30 से 50%, नॉर्थ अमेरिका में, अमेरिका कनाडा, वहां 30% बढ़ गए, यूरोप में लगभग 20%, अफ्रीका में लगभग 50%। हमारे देश में जो है दाम नहीं बढ़ा है अभी तक, ये हमें गनीमत माननी चाहिए। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से बातें कही जा रही हैं, 3-4 मोटी मोटी बातें। पहली तो ये कि अफवाह पर कोई भरोसा आपको नहीं करना है। दूसरा, तेल का दाम नहीं बढ़ने जा रहा है। तीसरा, लॉकडाउन जैसी कोई परिस्थिति अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है।
और सरकार सप्लाई साइड भी मेंटेन करेगी और सरकार कॉस्ट भी एब्जॉर्ब करेगी जितना मुमकिन होगा। ये दोनों बातें कि तेल दाम ना बढ़े तो एक बात है, लेकिन दाम तो तब आता है पिक्चर में ना जब तेल हो। तो अभी वो सप्लाई भी बरकरार रखने की पूरे प्रयास जो हैं वो कामयाबी से हो रहे हैं। अभी तक कल हमने आपको बताया था तेल का 4 महीने का स्टॉक है, सरकार ने ये बताया। गैस का 1 महीने का स्टॉक ऑलरेडी है, मतलब ऑर्डर हो चुका है और कुछ देश के अंदर है। आप अपनी जरूरत का 60% अब देश में गैस का भी उत्पादन कर ले रहे हैं। तो ये बड़ी बातें हैं। अब सर से मैं जो बात कर रहा था, सर आपको भी तकलीफ हुई ये सब बातें देख करके जो हो रही हैं हमारे देश में, जो पॉलिटिकल बातें हो रही हैं वो इसलिए क्योंकि सरकार जहां जहां से मंगा रही है, लाते तो आप ही लोग हैं। सर, इन कॉन्टिन्यूएशन विद व्हाट सर ने कहा, आपने कहा और आपने कहा, ये अफवाहों के लिए मैं सिर्फ बड़े दिग्गज नेताओं और पॉलिटिशियन से यही कहना चाहता हूं कि एक तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खुली हुई है जो बंद होने जा रही है या हो गई है। दूसरी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज आप भारत में मत खोलिए बाय ब्लैक मार्केटिंग ऑल द गैस सिलेंडर्स एंड ऑल दैट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, द क्रक्स ऑफ द मैटर, जैसे हम लोग, मैं बहुत बार गया हूं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। In fact, if you go back way back in 1980s, जब ईरान इराक वॉर चल रहा था, हाँ जी, ये चला था 1980 से 1987 तक। एट दैट पॉइंट इन टाइम हम लोग जहाज को ब्लैकआउट करके जाते थे, यानी नेविगेशनल लाइट्स भी ऑफ करनी पड़ती थी हमको, उससे कोलिजन के रिस्क भी होते थे, लेकिन हम फिर भी मुस्तैद रहते थे कि हमको कुछ करना है, अपनी कंट्री के लिए ऑयल इंपोर्ट करके लेके आना है। ले आते थे तब आप लोग? यस। और उसमें एक खतरा और था, जो ईरान इराक वॉर था उसके टाइम भी जो ईरानियन गन बोट्स होती थी, वो अगर हमको रडार पे मिल गई या उनको हम रडार पे दिख गए तो वो शूट करते थे। तो ये रिस्क बहुत ज्यादा है। और अभी आज की डेट में भी वही हो रहा है। जो ईरानियन पेट्रोलिंग बोट्स हैं, जैसे हमने सुना है इसमें न्यूज में कि ईरान विल अलाउ ओनली फ्रेंड्स नो फो, यानी दुश्मन को नहीं अलाउ करेंगे। तो जो जहाज दोस्त कंट्रीज के हैं, जहां तक ईरान का पर्सपेक्टिव आता है, उनको वो अलाउ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी टोल टैक्स देना पड़ता है अराउंड $2 मिलियन, और उनको वो अलाउ करते हैं लाने के लिए। तो मेरा एक ये कहना है। दूसरा एक और कहना है जो मैं पहले भी कहीं बोल चुका हूं कि अभी तो हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बाबल मंडप स्ट्रेट्स पे ब्लॉकेड हो गया, क्योंकि उसमें एक साइड में हुतीज है, दूसरी साइड में जो नीचे है इससे, yes, दूसरी साइड पर leads from Arabian Sea to Gulf of Aden and Bab al-Mandab Straits, which leads to आपका रेड सी और उसके बाद सुएज कैनाल। तो वहां के ट्रैफिक की आवाजाही अगर बंद हो गई अलॉन्ग विद हॉर्मुज स्ट्रेट्स, तो बहुत बहुत मतलब भयानक स्थिति हो सकती है। ये आज ही अभी ये एक वीडियो चल रहा है अभी कि इजिप्ट का एक जहाज था और वो वहां से गुजर रहा था और धुआं धुआं कर दिया गया पूरी तरीके से। ये कहां की बात करें? इधर की सर, ये स्ट्रेट ऑफ पर्शियन गल्फ। हाँ, ये देखा है मैंने। तो ये आज ही हुआ। ये एक VLCC है। VLCC व्हेन वी टॉक अबाउट वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, इसमें एक जहाज में हम तकरीबन 2 मिलियन बैरल्स लोड करते हैं। तो अभी जो कुछ न्यूज में था, पहले मैंने देखा था कि इंडिया ने कुछ पैक्ट साइन किया 60 मिलियन बैरल्स का, शायद रशिया से किया। तो उसमें आप समझ लीजिए 30 VLCC जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू द स्टैक कैपेसिटी। तो अभी जहां तक मैं देख सकता हूं कि हाँ, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है तो हमारे ऑल्टरनेटिव रूट्स कहां के हैं? एक तो ये आपके गल्फ ऑफ एडन से, दूसरा आपके अंगोला साइड जो कि वेस्ट अफ्रीका में है। मैं इस पे सर ये वाला तो मुझे आपसे पूछनी है, पहले ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली बात पूरी करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर की मैं बात कर रहा था। हाँ, इसी की ये वही है, समंदर में जहाज में बिल्कुल निकलने की कोशिश की, इसने बिना बताए निकलने की कोशिश की होगी। तो मैंने यही कहा, जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है उसकी विड्थ है अप्रोक्सीमेटली 20-22 नॉटिकल माइल। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर्स, यानी अप्रोक्सीमेटली 39-40 किलोमीटर्स ब्रॉड है। लेकिन उसमें जो नेविगेबल वाटर्स है, व्हाट वी कॉल TSS, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, हमको उसके थ्रू ही निकलना पड़ता है, बिकॉज दैट इज द सेफेस्ट पैसेज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिकल पैसेज। ठीक है। तो जब वो जहाज वहां से निकलते हैं, विच इज वेरी क्लोज टू द कोस्ट ऑफ ईरान, वहां पे वो लोग अपनी गन बोट्स लेके तैयार रहते हैं और वो VHF पे पहले वार्निंग देते हैं। अब क्या होता है कि एक होता है हमारे पास AIS, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जो जहाज पे होता है, जो इलेक्ट्रॉनिकली रिले करता है कि जहाज का नाम क्या है, उसका पूरा डिटेल्स, विच एनी वेसल हु हैज अ रिसेप्टर और AIS ऑन द रेडार कैन सी कि कौन सा जहाज है, इसका पोर्ट ऑफ ओरिजिन कौन सा है, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन कौन सा है। ठीक है।
तो उस हिसाब से वो चेक करते हैं कि विच इज नॉर्मल टाइम्स में, हाँ जी। अभी जैसे वॉर नहीं थी इससे पहले, हाँ जी। क्या वहां से निकलने के लिए बताना पड़ता था ईरान को? नो, किसी को उससे नहीं। पहले कुछ नहीं था। अभी अगर इन्होंने ये एम्बार्गो डाल दिया है तो ये बहुत मुश्किल है, बहुत संकट की घड़ी हो सकती है। लेकिन आई एम हैप्पी एंड प्राउड ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एंड हैट्स ऑफ टू मोदी साहब के हमारे 6, 7, 8 जहाज निकल आए हैं, हाँ। जबकि और जहाज फंसे हुए हैं। आज सर चाइना के 3 जहाज लौटा दिए, चाइना के फ्लैग झंडे लगे, 3 जहाज वापस कर दिए वहां से ईरान ने। चाइना को तो दोस्त कह रहा था वो, मतलब वो इसलिए कि हमें बिना इन्फॉर्म किए जा रहे थे, हाँ। तो वापस कर दिए। ये जो आप एक प्रोसेस है, उसको आप पूरा किए बिना अगर आप जाते हैं जी, तो फिर वो मतलब वो स्टेटस खत्म हो जाता है कि आप दोस्त हैं कि दुश्मन है। फिर आप दुश्मन की श्रेणी में आ जाते हैं, या फिर मतलब बीच की श्रेणी में कि लौटा दिया, आपके जहाज को उड़ाया नहीं, सिर्फ इतना ही है। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसमें भारत की स्थिति देखिए। भारत ईरान से बात कर रहा है, भारत इजराइल का दोस्त है, अमेरिका से भी बात कर रहा है, सारी गल्फ कंट्रीज से बात कर, प्राइम मिनिस्टर 2-2 बार गल्फ कंट्रीज के जितने हेड ऑफ स्टेट हैं सबसे 2-2 बार बात कर चुके हैं। दुनिया में ऐसा कौन सा देश या कौन से देश का नेता है जिसकी सबसे बात हो रही हो और कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा हो? और हम लोग 2-3 बार इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि इस क्राइसिस के समय, युद्ध के समय, पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, अनएक्सेप्टेबल है। तो ये आप ये देखिए ना सर, कितनी विचित्र बात है ये। आप ही की बात को कंटिन्यू करते हैं। अभी कल रॉयटर्स ने खबर दी कि आप ईरान से एलपीजी खरीद रहे हैं। एलपीजी का सौदा ईरान से किया है। रूस से आप तेल और नेचुरल गैस खरीदेंगे, नेचुरल गैस की बात आज सामने आ गई। और अमेरिका से भी तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका, रूस, ईरान, तीनों से आप अभी अपना सामान ले रहे हैं लड़ाई के बीच में, जिसमें रूस और ईरान एक तरफ है और दूसरी तरफ अमेरिका है। तो ये मतलब नॉर्मल बात नहीं है ये युद्ध में, निश्चित तौर पे ऐसी कंडीशन में। और ये दिखा रहा है कि आपकी नीति जो है वो किस प्रकार से सही दिशा में है और अपने हित के हिसाब से है। कल भी जब वहाँ पे विदेश मंत्री 2627 को ग्रुप 7 की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो उसके साइडलाइन पे जब विजय जयशंकर की बात हुई बाकी काउंटर पार्ट्स के विदेश मंत्रियों के साथ इसी मसले को लेके, तो उन्होंने बार बार भारत के एनर्जी सिक्योरिटी को लेके वो बताया कि किस प्रकार से हमारे लिए क्या ज़रूरत है और इसके लिए हमें क्या चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उनका जोर इस बात पे था कि इस पूरे क्राइसिस को जितना जल्द खत्म किया जा सके, इसमें सभी देशों को आके इस पे एकजुट। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे देशों की रिपोर्ट हमने भी दिखाई, यहाँ ईस्ट साउथ एशिया के बहुत सारे देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया वाले, मतलब इवन साउथ कोरिया जैसा देश, सब परेशान है। यूरोप में एनर्जी प्राइसेस बढ़ गई हैं। हम अगर सस्टेन कर पा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? हमारी कैपेसिटी डेवलप हो गई थी इस चीज की, या हमने इस संकट को आते हुए देखा? क्या वजह है? तो ये पहली चीज तो कि थोड़ा सा फोर्स कर लिया गया था, उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर ली गई थी। जो हमारे पीएसयू जो कंपनीज हैं, जैसे 28 देश से अगर 41 देश पे आप बढ़ा के लेके गए अपने सोर्सेज को, जहाँ से आपको लेके आना है, तो उसके पीछे जाहिर तौर पे वो फोर्स किया गया। फिर उसके बाद पीएसयू को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उन लोगों ने रात दिन मेहनत करके उतने सारे सोर्सेज निकाल लिए। दूसरी चीज़ की सरकार अपना अगर फाइनेंस के हिसाब से देखें, कीमत बढ़ने के हिसाब से देखें, आपूर्ति के हिसाब से वो बात हो गई, कीमत बढ़ने के हिसाब से देखें तो सरकार वो बर्डन बर्दाश्त कर रही है। केंद्र की सरकार वो बर्डन बर्दाश्त कर रही है। अन्यथा वैट के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा योगदान तो वैट का होता है पेट्रोल और डीजल पे, लेकिन केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी अगर वो बर्दाश्त कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि लाखों करोड़ रुपया कमाया भी तो था बड़ा, जब तेल के दाम सस्ते थे तब भी तो आपने आम आदमी को तो नहीं सस्ता तेल दिया था। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी तो खैर इस बात को कहेगी अपने हिसाब से। लेकिन सौरभ, जैसा कि आपने जो डाटा दिया था कि 20% यूरोप, 30% नॉर्थ अमेरिका, 50% अफ्रीका, 30 से 50% साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, उस कंडीशन में अगर भारत में कीमतें नहीं बढ़ रही हैं, इतनी बड़ी आबादी को अगर आप कैटर कर रहे हो तो अपने आप में बात तो आबादी है सर। साउथ कोरिया को कितने लोग देख रहे हैं और हमें कितने? जहां तक मुझको नजर आता है, हमारी गवर्नमेंट की कूटनीति है जिसकी वजह से हमारे जहाज आ रहे हैं, और मेरे को ऐसा लगता है और भी मतलब आएंगे, बिकॉज एज टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अभी कम से कम नहीं तो 2000 जहाज तक हैं वहां पे पर्शियन गल्फ में,
और उसमें एक जहाज में क्रू होता है 20, 22, 25 का, तो आप लगा लो उसके हिसाब से कितने लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। उसमें। इंडियन मैरिनर्स हैं, फॉरेन मैरिनर्स, सब इंक्लूसिव। सर आपसे जो मैं बात कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात, तो आपने कहा भाई ईरान की मर्जी के बगैर तो वहां से निकल नहीं बिल्कुल सकते आप। बिल्कुल ठीक है, और खतरा भी नहीं लेगा कोई जहाज वाला। नहीं, जैसे आज का वो इंसिडेंट हुआ है उसका यही हुआ होगा, उसको वार्निंग दी होगी, वार्निंग शॉट्स भी दी होंगी, VHF पे एक कॉल भी दी होगी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। सो ट्रंप ने भी यही बात कल कही कि उसको वहां पर हमें 100% एयर डिफेंस चाहिए, तभी आ सकता है कोई जहाज, क्योंकि 100 में अगर एक भी लग गया कोई आकर के मिसाइल ड्रोन तो सर मेरे को फिर एक चीज़ बात खराब हो समझ नहीं आती। द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड had been sent back around 1,000 miles away. Why? Because they knew it is like it is sitting ducks when you talk about such a big aircraft carrier. वो वहां तक क्यों नहीं लेके आए? लेके आए थे up to 1,000 nautical miles, उसके बाद रोक दिया। पीछे ले गए। पीछे क्यों ले गए? क्योंकि ईरान की रेंज है। दूसरा, डियागो गार्सिया के बारे में किसने एक्सपेक्ट किया था? डियागो गार्सिया इज आइलैंड इन द इंडियन ओशन। वहां से उसने मिसाइल वहां से 2,500-3 हजार किलोमीटर ठोकी है। आप सही कह रहे हैं। जब दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर हमलों के बीच में नहीं रुक पाया, तो एक मर्चेंट वेसल कैसे रुके? मर्चेंट वेसल कैसे रुकेगी? वी आर एट पेरिल। अब आप मुझे ये बताइए, फिर आपके मन में सवाल होगा फिर हम और कहां से जहाज लेंगे? यहां से 40% के करीब पहले लिया करते थे अपनी आपूर्ति का। तो मैंने आज सारा डेटा निकाला भाई, ये पिछले साल का और अभी तक का एक एवरेज मानिए आप, तो रूस से आपने कम से कम 19% तेल खरीदा है पिछले एक साल के अंदर मिनिमम, और अब फिर कहा जा रहा है कि अब दोबारा जो हमारा मैक्सिमम था 35-40% तक, दोबारा हम वहां पहुंच जाएंगे। तो रूस आपका एक अल्टरनेट प्रोवाइडर है सबसे बड़ा। सर रूस का बताइएगा, इराक का तेल यहीं से आता है? हाँ जी, इराक का भी गल्फ से, हॉर्मुज स्ट्रेट उसको बंद माने हम लगभग 20% ले रहे थे। सऊदी अरेबिया से लगभग 10 से 15% की रिफाइनरी को भी अटैक किया, ये भी बंद हो गया मान लीजिए, ठीक है। इराक का बंद, सऊदी अरेबिया का बंद, यूएई से 5 से 10% आ रहा था बंद, कतर से भी आ रहा था वो भी बंद, कुवैत से आ रहा था बंद, गैस, हाँ कुवैत से आ रहा था वो बंद, कतर से गैस आ रही थी वो बंद। ये मान के चलेंगे साहब ये बंद हो गया, क्योंकि आएगा तो बहुत थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अब बचा क्या? और कौन से कंट्रीज हैं जो सेफ हैं, जो हमें तेल दे रही हैं, जो 1% से ऊपर आपूर्ति करती है हमारी, वरना 1% तो बहुत सारे हैं। इसमें सबसे पहले रूस, उसके बाद नाइजीरिया से 2%, अफ्रीका, अंगोला, फिर वो है इसके अलावा मेक्सिको से 1% और अमेरिका से 4 से 5%, जो कि बढ़ सकता है। तो मोटे तौर पर ज्यादा जो दिखाई दे रहा है अमेरिका और रूस। एक और है पैसेज, जैसे रशिया का वो कह रहे हो, ठीक है, वो क्या है कि नॉर्थ सी से आता है, ठीक है। जितने भी क्रूड के भाव हैं वो ब्रेंट क्रूड से डिसाइड होते हैं। अगर आप देखते हैं ब्रेंट क्रूड सबसे पहले आता है कि 105, ये यूरोप का है, हाँ, जो नॉर्थ सी से मिलता है। Why is it so? Because the sweetest crude, जिसका जो बाई प्रोडक्ट है, यानी आपकी मोगैस, डीजल, उसका सबसे ज्यादा निकलता है। तो हर एक कंट्री उसको पहले लेना चाहता है, इसीलिए उसका भाव थोड़ा फर्क हो सकता है। वो आपका नॉर्थ सी से मिलता है। अब नॉर्थ सी से अगर हमको इंडिया लाना पड़े तो शॉर्टेस्ट रूट इज वाया फ्रॉम नॉर्थ सी वाया इंग्लिश चैनल, देन जिब्राल्टर स्ट्रेट्स, मेडिटेरेनियन सी, कमिंग थ्रू द सुएज कैनाल, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंडप, तो फिर वहीं आ जाएंगे जहां एग्जैक्टली हाउथी बैठे हैं, जहां पे हूथी बैठे हैं। तो ये अगर ब्लॉकेड, मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोबेबली ईरान इज वेटिंग एंड वॉचिंग। जिस दिन इन्होंने फुट ऑन सोल्जर किया, दूसरा खर्ग आइलैंड, खर्ग आइलैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एरिया फॉर ईरान। इफ दे हैड टू पुट फुट ऑन ग्राउंड इन ऑन खर्ग आइलैंड, प्रोबेबली इन रिटेलिएशन ईरान में डू द सेम थिंग, ब्लॉक द गल्फ ऑफ मान लीजिए ये जो आपने बताया बाबल मंदाब, नीचे वाला बाबल मंडप स्ट्रेट, जहां हूथी बैठे हैं, हाँ जी, ये भी बंद हो जाता है। हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद हो गया, हाँ, बाबल मंदाब भी बंद हो गया। फिर आप कहां से लाएंगे तेल? फिर उसका यही उपचार है। एक तो आप फिर वहीं नॉर्थ सी से ला सकते हैं, लेकिन आपको रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा, वाया केप टाउन, अफ्रीका के नीचे से। एग्जैक्टली, केप टाउन इज केप ऑफ गुड होप से। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि फ्यूल प्राइसेस जो होते हैं वो भी ज्यादा होती है। जहाज का फ्यूल, एक नॉर्मल VLCC का जो कंजम्पशन होता है पर डे का, वो 100 से 150 टन पर डे का होता है अप्रोक्सीमेटली। वो जहाज खुद जो तेल पीता है, एग्जैक्टली, वो दैट इज सब्जेक्ट टू द स्पीड। अगर वो 12-15 नॉट करता है तो मेरे ख्याल से 100-150 टन के करीब दिन का कंज्यूम करता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑक्सीजन। एक खर्चा तो ये दूसरा, ये हो गया। दूसरा, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज्ड, ठीक है, लंबा पड़ गया आपको, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज, ठीक है। तीसरा, जो चार्टर जो कंपनी चार्टर करती है एक जहाज को, उसको उतना पैसा ज्यादा शिप ओनर को देना होता है। ओके।
तो ऑब्वियसली द और insurance. इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस एज लॉन्ग एज देयर इंश्योरेंस इज मैंडेटरी, उसमें मैं इसलिए नहीं जा रहा कि एज लॉन्ग एज देयर इज नो वॉर रिस्क द प्रीमियम विल नॉट गो। ये बातें हमने सर से क्यों पूछी कि इतना महंगा पड़ेगा इस युद्ध की वजह से, अगर आप दूसरी जगहों से तेल ला रहे हैं तो लंबी दूरी से लाना पड़ेगा, तेल का अपना खर्चा जो जहाज कंज्यूम कर रहा है वो बढ़ जाएगा, सारी एडेड कॉस्ट सर ने बताई। उसके बावजूद सरकार को ये प्रयास करना है कि तेल का दाम ना बढ़े या कम से कम बढ़े। वो दैट इज कमेंडेबल सौरभ, दैट इज कमेंडेबल। कोई नहीं कर पाए। आप देखिए तो अब लगता है कि सरकार को ऐसा तो है नहीं कि 2014 में पता था कि ये वॉर होने वाली है, लेकिन ये बात 14 में सरकार में आने के बाद ही प्रधानमंत्री ने और उनकी सरकार ने महसूस कर लिया था कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना जरूरी है। जो चीज़ हम पैदा नहीं करते उसका सुरक्षित भंडार बनाना बहुत जरूरी है। तो उस समय से जो हमने काम शुरू किया उसका फायदा आज मिल रहा है। आज ये 60 दिन 70 दिन का जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो इसीलिए है कि उस समय से काम, ये वॉर शुरू होने के बाद नहीं शुरू हुआ है। दूसरा, अपना जो घरेलू प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का काम, रिफाइनिंग को ज़्यादा बेहतर बनाने का काम। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे यहाँ है, जामनगर की, रिलायंस की जो है। तो इसलिए जो है आप देखिए कि हर तरफ से जिस तरह की तैयारी की गई, उसके अलावा आप देखिए पीएनजी का डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से बढ़ाया गया है, उसके अलावा जिस तरह से इलेक्ट्रिक पर हम गए हैं। आज हर शहर में जो भी आप नाम ले लीजिए शहर का, 10,000 से लेके बड़ा शहर है तो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक जो है बैटरी रिक्शा चल रहे हैं। आज रेलवे को डीजल की ज़रूरत नहीं है, 99% से ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ये सब ना हुआ होता तो आप कल्पना कीजिए कहाँ होते हम। तो इसी को कहते हैं फोरसाइट, दूरदृष्टि जो होती है नेता की, वो यही होती है। आज कांग्रेस ने एक और पोस्ट किया हुआ था, शायद जयराम रमेश ने किया था कि उन्होंने किया था, वो ये कह रहे थे कि अब झूठ बताया जा रहा है आपको, और 2014 के बाद से जो हमारी डिपेंडेंस है क्रूड की और गैस की, वो दुनिया का, मतलब हमारा इंपोर्ट बढ़ गया है। ठीक बात है, कंजम्पशन बढ़ गया भाई। एक चीज, आपके कितने गैस कनेक्शन थे 14 से पहले और अब कितने हैं? 10 करोड़ से 30 करोड़ 33 करोड़ शायद हुआ है। 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। तो मतलब फ्लाइट ज्यादा इसीलिए कहते हैं स्टैटिस्टिक्स को आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आधी बात बता रहे हैं, आधी नहीं बता रहे हैं। तो आधा जो सच है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी क्यों कर रही? जो पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रही हो, वो हर तरह की परेशानी के बारे में जानती है, उस क्राइसिस से गुजर चुकी है। आपने ऑयल बॉन्ड इश्यू करके लोगों के दाम नहीं बढ़ने दिया पेट्रोल डीजल का, उसका खामियाजा भुगता ऑयल कंपनीज ने। अगर ये सरकार लौटाने की हालत में ना होती तो ऑयल कंपनीज बर्बाद हो जाती, दिवालिया हो जाती। ऑयल कंपनीज के पास पैसा नहीं होगा तो ये तेल मिल भी रहा हो तो खरीदेंगे कहां से? तो इस सब पर कांग्रेस बात नहीं करती। ये नहीं सोचती कि कहां पहुंचा दिया था देश को और कहां से निकाल कर लाए। सोचिए ना, सच बात आप कह रहे हैं कि भाई आज कांग्रेस ये कहती है तेल कंपनियों ने लाखों करोड़ रुपया कमाया, तो ये वही तेल कंपनियां हैं जिनका 3.25 लाख करोड़ रुपया आपने नहीं चुकाया था। बिल्कुल। इनका उधार रखा 3.25 लाख करोड़ रुपए का। और सोचिए फिर उनके जो सेहत है तेल कंपनियों की, वो कैसी स्थिति होती, और इस क्राइसिस में वो कितना बुरी तरह से एक्सपोज होते। अभी भी पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स, एक्साइज टैक्स सरकार ने कम किया, वो इसी वजह से ना कि उन दोनों ही चीज़ों पे कंपनियों को बहुत घाटा हो रहा था, उन तेल कंपनियों को। तो एक सीमा के बाद उनको पास ऑन करना पड़ता है। एक 24 रुपए, एक 30 रुपए, तो एक सीमा के बाद वो सीधे सीधे लोगों पे करते हैं। तो उस कंडीशन को सरकार ने अपने वित्तीय कोष को बर्डन डाल के उसमें ये किया है। तो सरकार की तरफ से तो सौरभ कोशिश ये दिख रही है। जैसे पीएनजी में भी आप देखें सौरभ, तकरीबन कल सिर्फ 10,500 नए कनेक्शन दिए गए हैं सिर्फ एक दिन में। अच्छा, तो पाइप गैस के। हाँ, पाइप गैस के। तो हर अलग अलग फ्रंट पे, जैसे 7 अलग अलग कमेटी बनाना, उन 7 कमेटी के अलावा एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाना, पीएम का मुख्यमंत्री के साथ बात करना। अच्छा सौरभ, इसमें सिर्फ ये नहीं है, जैसे अभी तक हम लोगों को सिर्फ ये लग रहा होगा कि पेट्रोल, डीजल, गैस, एलपीजी, पीएनजी इस पे सीमित है। इसका असर एग्रीकल्चर में भी पड़ना है,
फर्टिलाइजर को लेके, इसका असर एक्सपोर्ट पे भी पड़ना है। तो उन सारी चीज़ों पे चिंता की जा रही है। एमएसएमई पे पड़ना है, अगर आपके एक्सपोर्ट प्रभावित हो गए तो सीधे एमएसएमई पे उसका असर अभी तो पड़ेगा। हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी की। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार की चिंताएं बहुत बड़ी हैं। नहीं, जो एक्शन भी हो रहा है वो ऑलरेडी उन सब पे सातों पे हो हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई बाद में असर पड़ेगा। जैसे जो 7 कमेटी बनी है, उस 7 कमेटी में सारी चीजें एमएसएमई के लिए भी। सर ये बताइएगा और कि इसमें मैं आपसे समय कितना लगता है, जैसे अभी ये टैंकर जो यहां से निकले कुछ एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, ये कितने, ये क्या शॉर्टेस्ट है हमारे लिए? हाँ। और लंबे से लंबा कितना लाना पड़ता है? देखिए, लंबे से लंबा अगर मैं लेता हूँ, राजस्थान से लोड करते हैं हम, विच इज सऊदी अरेबिया में पड़ता है जी। तो इफ बॉम्बे जाना है, जैसे बॉम्बे पोर्ट है या ईस्ट कोस्ट के और किसी पोर्ट में जाना है, कोचीन वगैरह कहीं पे, तो आप समझ लो 7 से 8 दिन बॉम्बे, 2-4 दिन और 2-3 दिन और ऐड करिए, 10 दिन के अंदर। ये तो गल्फ से जो आ रहा है, फिर हॉर्मुज जो आप- स्ट्रेट से। फिर जो आप रूस से ला रहे हो या अमेरिका से ला रहे हो, रूस से ला रहे हैं तो वहां पे ज्यादा टाइम लगेगा, वहां तकरीबन 1 महीना लग सकता है थ्रू गल्फ ऑफ एडन, बाबल मंडप स्ट्रेट्स, अगर ब्लॉक नहीं होती तो। अमेरिका थ्रू ह्यूस्टन अगर आते हैं तो स्टिल यू हैव टू कम थ्रू द केप ऑफ गुड होप, वहां पे 40 दिन प्लस 40 से 45 दिन लग सकते हैं, सब्जेक्ट टू वेदर, क्योंकि अटलांटिक ओशन में स्टॉर्म्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं। सरकार का वही कहना है कि वहां से आने पे 41 दिन तो लग रहा है। 40 से 45 दिन, सब्जेक्ट टू स्पीड, सब्जेक्ट टू वेदर। ये भी बात है, ये बात भी है। मतलब आपका केवल ऑयल जहां से सबसे ज्यादा आ रहा था वो बंद नहीं हुआ, शॉर्टेस्ट रूट भी बंद हुआ है। शॉर्टेस्ट रूट बंद हुआ है, जो कि हमारे लिए एक, हम अपनी भाषा में कहते हैं कि तेल की दरगाह है ये अपना पर्शियन गल्फ। अब वो दरगाह ही अगर आप बंद कर देंगे तो फिर कहीं ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और एक और है सौरभ, एक एरिया है जहां मैं रह चुका हूं, अंगोला में, कबिंदा ऑयल फील्ड। हाँ जी, वहां पे भी यूज्ड टू हैव, वी हैव द फिप्सो। अंगोला से चेक कर लेता हूं, अंगोला से भी आ रहा है क्या? अंगोला से आ सकता है और शायद आ रहा है, मैंने अगर कुछ फॉलो अप किया था न्यूज में, अंगोला कबिंदा ऑयल फील्ड से शायद आ सकता है। सर कोई खबर मीटिंग की चल रही है सर, और मीटिंग शुरू हो चुकी है? हाँ, वो तो 6.5 अंगोला से ले रहे हैं सर हम 2% तेल, अंगोला से भी ले रहे हैं। वहां पे जो ऑयल है, इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फिप्सो वी कॉल FPSO, फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज ऑफ टेक। वो क्या VLCC तरह के जहाज होते हैं जो कि ऑयल रिग का काम करते हैं, वही प्रोसेसिंग होकर एक्सपोर्ट होता है। तो ये बैठक शुरू हो चुकी है और राज्यों से वैट घटाने के लिए सरकार जो है, केंद्र सरकार वो कह सकती है कि अभी भी वो इख्तियार जो है वो राज्य सरकारों के पास है कि वो तेल पे वैट लगा दें। तो केंद्र सरकार तो ये चाहेगी कि राज्य सरकारें वैट ना बढ़ाएं। अब राज्य सरकारों को राजस्व का कुछ उसमें लालच रहता ही है, सभी राज्यों को। हिमाचल ने बढ़ा ही दिया, हिमाचल ने कांग्रेस के राज्य नहीं बढ़ाया अभी तो, और कांग्रेस ही चिल्ला। उनकी तो हालत खैर, हिमाचल की परिस्थितियां सर अभी वैसे भी खराब, ज्यादा ही खराब है ना। तो कांग्रेस को तो नहीं बोलना चाहिए कम से कम कि क्या दे रहे हैं आप उपभोक्ता को जी। आप तो ले रहे हैं, देने की बात ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए जो है, देखिए, सरकार को डायरेक्टिव तो नहीं दे सकती सर, या दे सकती है राज्यों को कि आप नहीं बढ़ाएंगे ना वैट? वो उनका वो उनका अधिकार है। वो सरकार नहीं तय कर सकती। लेकिन एक वो तभी हो सकता है जब आप उसको जो है इसमें ले आए GST में। नहीं, हाँ मतलब अब, लेकिन वो उन पर दबाव तो रहेगा कि ना बढ़ाएं जब सेंटर नहीं बढ़ा रही। ये सरकार, मतलब केंद्र सरकार की रिक्वेस्ट होगी, उनको बताया जाएगा कि इससे क्या परेशानी हो सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप बढ़ा ही नहीं सकते। अच्छा, तो इसलिए महंगाई पे चर्चा होनी है, तो महंगाई पे जब चर्चा होगी तो जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की तरफ से वो एक इशारा रहेगा ही भी कि राज्यों को वैट कम कर देना चाहिए। अच्छा, लॉजिस्टिक, काला बाजार, यही सब बिंदु हैं जिसमें मुख्यमंत्रियों को अलग अलग, मुख्यमंत्री ने अपनी तैयारी कर रखी है, वो ऑलरेडी चल रहा है और डिस्कशन। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सीधे या गठबंधन की सरकार है, 20 या 22 राज्यों में है शायद। तो इसलिए उतनी बड़ी समस्या राज्यों की ओर से भी केंद्र सरकार के लिए नहीं है। लेकिन वही है कि मतलब एक मछली जो है पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, तो एक राज्य ने शुरू किया तो टेम्पटेशन होता है ना बाकी राज्यों को। हाँ जी, फाइनेंस ऐसी चीज है, हर राज्य परेशान है, सबकी वित्तीय स्थिति खराब है, तो ऐसे में फिर वो कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता है। फिर ये राज्य जो है वो कहते हैं कि भाई हम कहां से पैसा लाएं, केंद्र सरकार दे हमको पैसा। ठीक बात है। तो वो फिर एक सीमा के बाद आपके लिए रोकना मुश्किल हो जाता है। वो तो फिर आज नहीं तो कल, मतलब ये सब हिसाब किताब तो बाद में होगा ही नेचुरली कि किसको क्या नुकसान हुआ। हाँ, ये तो
अब जैसे पीएम जो कहते हैं कि टीम इंडिया, तो ये तो टीम इंडिया के पहला इस क्राइसिस को लेकर पहली बार मुख्यमंत्रियों के साथ वो कर रहे हैं और एक ब्रॉडर आउटलाइन खींच दिया जाएगा प्रधानमंत्री यहाँ के मैं द्वारा एक भी। छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूँ सर, विद जी, ड्यू जी, रिस्पेक्ट, सर। सॉरी टू सर, इंटरजेक्ट नो, यू सर। प्लीज करिए। देखिए सर, ये जो सब्सिडी दे रहे हैं हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी एक प्लान है, क्योंकि बहुत दिग्गज, बहुत ही बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं गवर्नमेंट में। यहाँ पे एक चीज़ का मैं नोटिफिकेशन मतलब बताना चाहता हूँ। क्रूड होता है अलग अलग तरह का, एक होता है लाइट क्रूड, एक होता है हैवी क्रूड, एक होता है मीडियम क्रूड। व्हेन यू टॉक अबाउट द लाइट क्रूड, इट्स बाय प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, यानी मोगैस, डीजल, हैवी फ्यूल ऑयल, जो भी कुछ है। क्योंकि क्या, जब क्रूड को रिफाइन करते हैं तो सबसे पहले आपका हैवी फ्यूल आता है, फिर आपका डीजल आता है, फिर आपकी मोगैस आती है, उसके बाद केमिकल्स वगैरह आते हैं। दिस इज हाउ इट गोज। दूसरा, इंडिया में एक ये कैपेसिटी है टू रिफाइन द हैवी क्रूड। ठीक है। हैवी क्रूड में क्या होता है, वी कॉल इट पोर पॉइंट। पोर पॉइंट में क्या होता है, स्लरी, स्लज और वैक्स कंटेंट ज्यादा होता है। वो वैक्स कंटेंट, आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग एक्चुअली एज वेस्ट, लेकिन उसका कहीं ना कहीं बाय प्रोडक्ट होता है, रिफाइंड प्रोडक्ट कम निकलता है, रिफाइंड प्रोडक्ट कम निकलता है। तो हमारी गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटेजिक जो थिंकिंग है, आई हैव द कॉग्निजेंस ऑफ इट, कि ये इसीलिए उन जगहों से तेल ज्यादा मंगवा रहे हैं जहां के बाय प्रोडक्ट ज्यादा हो। अगर आपको याद हो, जहां तक मेरे को समझ में आता है, जब अपना पिछले यूएस प्रेसिडेंट ने लगाया था, इंडिया को दी थी परमिशन कि आप ऑयल रशिया से इंपोर्ट करिए, तो इंडिया ने क्या किया, यहां से ऑयल रशिया से इंपोर्ट करके उसका बाय प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में बेचना स्टार्ट कर दिया। पांचवें बड़े एक्सपोर्टर है। एग्जैक्टली। तो वी मे यूज द सेम thing which goes hand in glove in cognizance with the existing government। बहुत अच्छा, बहुत दिव्य दृष्टि है उस मामले में। अब यूरोप वाले कह रहे हैं कि आपने फिर रूस का तेल खोल दिया, अब ये फिर पैसा कमा रहा है पुतिन, और ये फिर वॉर फाइनेंस हो रही है। अब वॉर फाइनेंस नहीं हो रही यूक्रेन की सर, अब बल्कि और ज्यादा पैसा कमा रहा है रूस। क्योंकि वो कैप भी या तो हट गया या रिलैक्स कर दिया है। तो अब तो वो 90-98 डॉलर पर बैरल तक बेच रहे हैं। पहले तो सस्ता बेच रहे थे, पहले सस्ता बेच रहे थे। तो इसलिए देखिए, भाषण देना बड़ा आसान होता है, दूसरे को ये लेक्चर देना बड़ा आसान होता है। आज आप क्राइसिस में फंसे हैं, तब आपको याद नहीं आ रहा है कि वॉर को कौन फाइनेंस कर रहा है। और उस समय भी अमेरिका भी एनर्जी खरीद रहा था, यूरोप भी खरीद रहा था, हम भी जो रूस से खरीद कर यूरोप को बेच रहे थे, तब यूरोप को कोई एतराज नहीं था। सर पुतिन, समय कम हो गया सर, पुतिन ने एक बात और की, उस पर आपसे पूछ, उन्होंने कहा कि ये जो देश लड़ रहे हैं, इनको भी नहीं मालूम कि लड़ाई कब खत्म होगी। उन्होंने ये अमेरिका और इजराइल और ईरान की देखा, वैसे तो उनको भी नहीं मालूम अब उनकी लड़ाई कब खत्म होगी। 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, मगर वो शायद उसी एक्सपीरियंस से बोल रहे हो। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग हॉल ऑल्सो। हाँ बिल्कुल। देखिए, लड़ाई शुरू करना आसान होता है, खत्म करना एक सीमा के बाद आपके हाथ से बाहर निकल जाता है। एक समय होता है, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, हमने अपना लक्ष्य तय किया कि हमको ये अचीव करना है, ये टारगेट है हमारे, अचीव किया, निकल आए। अब हम लोगों में भी, उस समय हम लोगों को भी लगता था यार 2-3 दिन और करते, क्यों रुक गए। अब पता लग रहा है, अब पता लग रहा है क्यों रुक गए। लेकिन ट्रम्प साहब आप रुक जाओ। मैं यहाँ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सर, वेरी क्विकली प्लीज। हाँ, उसमें क्या है कि एक बहुत पुराना डायलॉग हमारे कादर खान साहब ने लिखा हुआ है, उन्होंने बताया भी है, वही ट्रम्प साहब का हाल है, देखो कुछ, दिखाओ कुछ, करो कुछ, हो जाए कुछ। वही हो रहा है, वही हो रहा है। बात है सर। उम्मीद करते हैं सर जल्द ये समस्या जो है खत्म हो। बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आप स्टूडियो में आए। थैंक यू वेरी मच। जी बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका भी।